हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास 2 करेंगे। इसका क्लास मैंने एक ही डाला था क्योंकि मुझे लगा कि इसको मैं लिख के नया पेज में दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मतलब मिस्टेक नहीं होता, कुछ टाइम के बाद ना ये राइटिंग थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊँगी। इतना ज़्यादा डिमांड भी आ रहा है और टाइम भी एग्ज़ाम में बहुत कम है, तो मैं इसको ही शेयर करूँगी। मेरी लाइफ में कभी देखेंगे कुछ होगा तो फिर से इसको शेयर किया जाएगा फ्रेश लिख के, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इसी को शेयर करूँगी। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, एक क्लास का पीडीएफ सबका मैंने डाल दिया है। और जो भी नहीं है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं उसको भी डाल दूँगी। और रात में 9 बजे और दिन में 1 बजे ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर शामिल हो, आपको याद करने की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कुरु महाजनपद तक में हमने पढ़ा था क्लास 1 में। कुरु महाजनपद, इसका विस्तार दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में हुआ था। राजा कौरव थे, यहाँ के लोग बल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। और कुरु की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर थी। और अगला है कि पंचाल महाजनपद। तो पंचाल महाजनपद ना बरेली में, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद और बदायूं में पड़ता है। ये सारे जगह में ये पंचाल महाजन पड़ता है। अब इसकी राजधानी दो है, एक उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ये इम्पोर्टेंट है। अहिछत्र और कामीपल्ली, ये दोनों आप याद रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यही चीज़ पूछता है एग्जाम में। उसके बाद अगला है मत्स्य महाजनपद, बहुत इम्पोर्टेंट, राजस्थान के जयपुर के निकट, बिल्कुल राजस्थान के जयपुर के निकट ये मत्स्य महाजनपद पड़ता है। और राजधानी इसका कहाँ है? विराटनगर। या राजा इसके कौन है? तो विराट ही राजा थे उस समय। अगला है सुरसेन महाजनपद। तो सुरसेन महाजनपद यूपी में पड़ता है, जिसकी राजधानी, बहुत सारे लोग यूपी से भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसको मैनेज करिए, इसीलिए मैं बोल के पीडीएफ में डाल दी थी, लेकिन बोलने से आपको समझ आएगा। बहुत चीज़ मैं बताती हूँ ट्रिक के माध्यम से या फिर कहाँ से मैंने लिया है, तो वीडियो से आप देखना ज़्यादा पसंद करें। सुरसेन महाजनपद यूपी में है, राजधानी इसका कहाँ है? तो मथुरा। और राजा इसके अवनति पुत्र हैं। बौद्ध ग्रंथ में मथुरा को क्या बोला जाता है? मिथुरा जाना जाता है। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध का शिष्य था कौन? अवंती पुत्र। ये भी आप याद रखिएगा, अलग से मैंने बाद में लिखा है। अगला पॉइंट ये इससे रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन मैंने याद करने के लिए यहाँ लिखा था क्योंकि मैं ये हमेशा भूल जाती थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक भी लाइन नहीं छोड़े, तो उनको डाउट होता है कहीं मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं छोड़ा, तो इसीलिए मैं इसको भी एक बार पढ़ दी। अगला महाजनपद है अशमक महाजनपद, जो कि कहाँ है? भारत के दक्षिण में स्थित है। एकमात्र राजधानी इसकी कौन सी है? पोटली या पोटन। अशमक महाजनपद को आप VVI लगाएं, और VVI के साथ साथ इसको आप 5 स्टार भी लगा लें। 5 स्टार मतलब 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशमक महाजनपद भारत के कहाँ स्थित है? तो एकमात्र ये ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण में है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी राजधानी क्या है? पोटली या पोट्टन, जो कि किस नदी के तट पे है? ये भी इम्पोर्टेंट है, गोदावरी नदी। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस सेट, तो उसमें भी ये आएगा। इसके शासक कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के, क्षत्रिय वंश के, दोनों ही राजा इसके क्या थे? शासक थे, दोनों ही शासन करते थे अशमक महाजनपद में। अगला क्वेश्चन है अवंती महाजनपद। तो अवंती की राजधानी दो थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में विभक्त था ये महाजनपद, अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, सबको पता होगा ये। दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। अब दोनों राजधानी को विभाजित कौन करती थी? वेत्रावती नदी। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी दोनों को विभाजित करती थी? तो वेत्रावती नदी इसके बीच में से बहती थी, इसीलिए इसको उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के नाम से जाना जाता है। एकमात्र मगध के बाद महाजनपद कौन था जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के लिए प्रसिद्ध महाजनपद था पहला मगध, उसके बाद दूसरा अवंती, यानी मगध के बाद। यहाँ देखिए लिखा भी है मगध के बाद। तो पहला मगध था जो कि लोहे के लिए प्रसिद्ध था, दूसरा अवंती, आप याद रखिएगा। इसके राजा कौन थे? तो चंद्र प्रबोध इसके राजा थे। अगला है वज्जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
सबसे पहले ये 8 गणराज्यों का संघ था। ऐसे आपको पूछेगा 8 गणराज्यों के संघ वाला कौन सा महाजनपद था, तो ये वज्जी था। सबसे प्रमुख गणराज्य इसकी कौन थी, लिच्छवी गणराज्य थी। वज्जी की राजधानी भी थी इसकी राजधानी थी वैशाली। राजा कौन था इसका, चेतक। और विश्व का सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंशिएंट आगे भी पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो लिच्छवी में हुआ था, जो कि वज्जी में है। इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली या वासार गढ़ थी। अब देखिए इसमें ना गंडक नदी के समीप ये था, और ये कहाँ था, वज्जी बिहार में था, ये भी याद रखिएगा। चूँकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार वाला आप ऐसे भी याद रखें, ऐसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन था, तो लिच्छवी वज्जी में। तो वज्जी और मगध के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता था, वज्जी और मगध के बीच में सीमा, मतलब एक सीमा थी, तो उसका निर्धारण कौन करता था, तो वज्जी। अगला है मल महाजनपद। उत्तरी राजधानी इसकी कुशावती और दक्षिणी थी पावा। ये पावा से आप याद रखिएगा, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ राजधानी इसको लिखा है। उसके बाद है केदी महाजनपद, जो कि यूपी में है, जिसकी राजधानी शक्तिमती है, और राजा भी शक्तिमती ही थे इसके, शायद में भी, मुझे नहीं याद है, इसका छोड़ दें आप, सिर्फ राजधानी याद रखें शक्तिमती। उसके बाद कोई ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पढ़, इतना दिन मैंने पढ़ा ना प्रीवियस ईयर, ना कहीं प्रैक्टिस सेट में, ना ही एग्जाम में अभी तक देखने के लिए ये मिला है। मे भी पूछ ले, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको याद भी रखिएगा। अगला महाजनपद है मगध महाजनपद, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। मगध स्थित है कहाँ, गंगा के मध्य घाटी में स्थित है मगध। और ये किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। लाभ इसका फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई के लिए ये महाजनपद बहुत उपयुक्त है। उसके बाद मगध में पहली बार कृषि पंचांग का प्रमाण देखा गया। बिल्कुल कृषि पंचांग का प्रमाण कहाँ देखा गया, किस महाजनपद में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो मगध हो जाएगा, मगध महाजनपद। उसके बाद मगध में घने जंगलों का प्रमाण भी देखा गया था। रथ बनाने में लकड़ी बेचकर, बिल्कुल लकड़ी को बेचा जाता था वहाँ, और रथ बनाने में भी इसका उपयोग होता था। बहुत सारे जंगल वहाँ पे देखने के लिए मिलते थे। विशाल लोहे की खान का प्रमाण, बिल्कुल ऊपर भी मैंने बताया था, लोहे की खान के लिए पहला कौन सा था, तो पहला ये था मगध, और दूसरा कौन सा था, अवंती, मैंने बताया था ऊपर में, आपने ध्यान दिया होगा तो लिखा होगा तो आप देख लीजिए एक बार, अवंती दूसरा था। अगला है कि विशाल लोहे की खान का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो हथियार, मतलब किस चीज़ में यूज़ होता है, हथियार में, कृषि उपकरण में, इस सब में लोहे की सबको पता है कि उसमें उपयोग किया जाता है। मगध में हाथियों का प्रमाण मिलता है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाथियों का प्रमाण किस महाजनपद में मिलता है, तो मगध में मिलता है। अब देखिए ये नीचे जो मैंने लिखा है ना, बस ऐसे ही लिखा है मैंने, बस एक के बाद एक राजा लिखा है कि मुझे ये सब पढ़ना है, जैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग हर्यक वंश में घुसेंगे तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक, नागकशक को पढ़ना है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक पंच नाग को पढ़ना है। फिर नंद वंश में महापद्मानंद, महानंदी, घनानंद, इस तीनों को ही पढ़ना है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ को पढ़ना है। ये सब आपके लिए नहीं है, बस ऐसे। शुंग वंश में पुष्यमित्र और अग्निमित्र भभूति को पढ़ना है। सतवाहन में 7 या 8 राजा का इतिहास मिलेगा, उसको पढ़ना है। ये सब मैं बस अपने मतलब पहले मुझे पता नहीं था क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना, तो पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखी थी खुद से। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, मे भी लिख लें आप इसको, लेकिन इसको बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास यहाँ से फिर से स्टार्ट है अभी। हर्यक वंश, जिसको क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश, बिल्कुल ये उधर का घुसा हुआ है, क्योंकि मैंने इधर लिखा था, जगह नहीं था यहाँ पे। तो हर्यक वंश की बोला जाता है पितृहंता वंश, हर्यक वंश को ही बोला जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे, जो कि किसके समकालीन थे, तो बुद्ध के समकालीन थे। और इनका शासनकाल कितने वर्षों तक रहा था, तो 52 साल का शासन था, ये बाद में मैंने लिखा था। इनका शासनकाल था 544 बीसी से 452 बीसी, जो कि 52 वर्ष का शासनकाल था। बाद में ये सब मैंने घुसाया है, ये ब्लू से जो आपको दिख रहा है किसके समकालीन थे, तो किसी बुक में मुझे मिला होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा होगा। तो बिंबिसार का अन्य नाम क्या था, तो बिंबिसार का अन्य नाम था श्रेणिक एवं सेनिया। ये किसके अनुयायी थे, तो महानता बौद्ध के अनुयायी थे। कौन,
बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। उसके बाद महानतम बौद्ध अनुयायी थे, बिल्कुल ये बौद्ध को बहुत मानते थे, ये महानतम बौद्ध अनुयायी थे यानी बुद्ध को मानते थे। मगध की राजधानी तभी क्या थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेट में भी पूछा गया और बीपीएससी एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मगध की राजधानी थी राजगिरी अग्रीवश। इसको विश्रेणी क्वेश्चन या इनका नाम भी पूछा जाता है। ये भी मुझे लगता है कहीं मैंने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, या तो पीआरटी का होगा, टीजीटी में नहीं है, या पीजीटी में भी होगा, या कहीं तो मैंने पढ़ा है इसको, मे भी मुझे अभी याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अगला है कि स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला राजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राजा ने स्थायी सेना की नींव सबसे पहले रखी थी। तो बिंबिसार आप लगाएंगे, जो कि हर्यक वंश भी पूछ सकता है, तो वंश भी याद रखिएगा। इसीलिए मैंने देखा ना पहले कैसे वंश का नाम लिख के उसके नीचे राजा का नाम लिखा था, क्योंकि मैं भूल जाती थी कौन राजा किस वंश से, इससे क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। तो ऐसे आप एक बार बना लें कहीं से भी बुक से, या फिर आप पढ़े उसके बाद उसको बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आप। प्रशासनिक व्यवस्था पर सबसे पहले जोर देने वाला राजा कौन था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो बिंबिसार था। अब बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार कितनी नीतियों से किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 3 नीति का सहारा लेके अपने राज्य का विस्तार किया था। तीनों ही नीति बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला था इनका वैवाहिक नीति, यानी विवाह कर लो, अपने साम्राज्य को बढ़ा लो। दूसरा था मित्रवत नीति, यानी मित्र कर लो और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लो, इस टाइप से भी। और तीसरा लास्ट था युद्ध आक्रमण, बिल्कुल युद्ध के द्वारा भी और आक्रमण के द्वारा भी आप अपने राज्य को मिला सकते हैं। और इस वंश में, हर्यक वंश में पितृहंता वंश इसको बोला जाता है। ये बहुत अच्छा था कि सब अपने पिता को मार के ही राजा बना था, ऐसा राजा बनने से क्या फ़ायदा, लेकिन इस वंश की ये पहचान थी। ऐसे भी बोला जाता ना, जो आप करेंगे आपके बच्चे वही देख के करेंगे। तो मे भी एक ने किया तो दूसरे ने भी किया, तीसरे ने भी किया, उसके बाद ये परंपरा सी चल गई थी इस वंश में, हर्यक वंश में। अब देखिए विवाहिक नीति के आधार पे इन्होंने जो अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। इनकी कुल रानियां कितनी थी, 500। सोच लें, अभी 5 संभालना मुश्किल है, इन्होंने 500 रानियों को रखा था। बौद्ध ग्रंथ में इसका प्रमाण मिलता है। प्रमाणिक पत्नी, बौद्ध ग्रंथ में प्रमाणिक पत्नी 3 ही है, 500 नहीं है, लेकिन बोला जाता है इन्होंने 500 शादियाँ की थी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 3 प्रमाणिक पत्नी है, नहीं, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिल्कुल ये चारों ही होगा, 3 नहीं 4 होगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि आम्रपाली कहाँ चली गई। महाकौशला, चेलना, क्षेमा और आम्रपाली, तो आप इन चारों को याद रखिएगा। 500 को याद रख नहीं सकता इंसान, और 500 इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि उनको साम्राज्य विस्तार करना था, तो कहीं भी गए, युद्ध किया, वहाँ से उनकी बेटी से विवाह किया और अपने साम्राज्य में उस साम्राज्य को मिला लिया। इनकी ये नीति थी। इसी नीति से, वैवाहिक नीति से वो आगे बढ़ रहे थे, तो 500 रानियाँ रखे थे, लेकिन 4 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, इनके जीवन में अहम रोल रखा था ये चारों। तो महाकौशला जो थी, ये कौशल और काशी, जब कौशल और काशी को विजय किया था, तो महाकौशला से इन्होंने शादी की थी, और बेटा इससे अजातशत्रु हुआ था, जो कि आगे चल के राजा भी बनेगा, शासक बनेगा, और यही इनकी हत्या भी करेगा। उसके बाद दूसरी रानी थी चेलना, जो कि चेटक की बेटी थी। उसके बाद की रानी है क्षेमा, जो कि पंजाब की राजकुमारी थी। उसके बाद फिर आम्रपाली, जो कि एक नृत्यांगना था, बोला जाता है कि एक वेश्या थी ये, इनसे भी इन्होंने विवाह किया था, और वैशाली की थी, तो उनके अनुसार भी विवाहिक नीति से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन ये चारों रानियां इनके जीवन में अहम रोल आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है मित्रवत नीति। मित्रवत नीति बस एक लोगों से इन्होंने किया था, चंद्र प्रबोध से, जो कि इनका पीलिया रोग हो गया था चंद्र प्रबोध को, तो जीवक जो कि इनके दरबार में राजवैद्य थे, उनको भेजकर इनका रोग ठीक करवा लिया, और उनके राज्य को अपने राज्य में इन्होंने विलय कर लिया था, मगध में विलय किया था। अवंती के राजा थे चंद्र प्रबोध, तो अवंती को मगध में विलय कर लिया था। किसने, हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार ने। याद रखिएगा इस चीज़ को आप। अगला क्लास 3 हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मैं दे दूँगी तो मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत कुछ लगेगा। तो आप इसको पढ़िए, 2-4-5 दिन होने दीजिए, फिर इसको भी मैराथन में लगा के इसको भी रट जाएंगे। तो जल्दी मैं अगले क्लास के साथ आप सबके सामने आऊँगी। तब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन आएगा कि कब कब क्लास मैंने डाला है।
रूटीन में इसलिए नहीं बना पाती हूँ क्योंकि एक छोटा बच्चा को मैनेज करना, घर में घर को संभालना, उसके बाद सिर्फ चैनल नहीं है मेरा। और मैं लाइव भी आती हूँ, ग्रुप डिस्कशन भी 2-2 घंटे का होता है, रात में 9 से 10:30 11 भी चला जाता है, और 1 से लगभग 3 बजे तक होता है, 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद भी ये ख़त्म होता है। तो इस टाइम पे मैं ग्रुप डिस्कशन करती हूँ, तो टाइम थोड़ा सा कम मुझे मिल रहा है। मे बी वो भी ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन, मेरा भी रिवीजन, आपका भी रिवीजन हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है हम लोग का। और बीपीएससी का एग्ज़ाम मैं भरूंगी इस बार, 70 वाला जो आया है, तो इसलिए मुझे भी पढ़ना है, रिवीजन तो करना ही होगा मुझे, तो ग्रुप डिस्कशन रहने देंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगले क्लास में जल्दी आप सबके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।